जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of our viewers. I warmly welcome to all of you in this webinar, uh, which is regarding the challenges of dairy industry in Pakistan and its way forward. Myself, Dr. Adnan Khalik, and working as Assistant Professor in Department of Food Science and Technology. Our guest speaker for today's talk is Dr. Muhammad Nasir, who is the General Manager Pakistan Private Limited, also Chair Sun Business Network Pakistan, and Vice President Pakistan Industries. Firstly, I would like to request Dr. Muhammad Farhan Jangid Chugtai, Head of Department of Food Science and Technology, to warmly welcome our guest speaker. Dr. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द ऑडियंस। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब का, जिन्होंने टाइम स्पेयर किया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करने के लिए हमारे लिए हमें ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब का एक हाई प्रोफाइल है और उनका काफ़ी एकेडमिया और इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, और he is in regulatory affairs and regulatory and scientific affairs of Friesland Campina Anglo Pakistan Limited। और डॉक्टर साहब ने, जैसे आप डॉक्टर अदनान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया डॉक्टर साहब का, तो बिला ताखीर हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर नासिर साहब से कि आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम ऑडियंस से कि कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो काइंडली वो कमेंट्स में देते रहें। एट द एंड ऑफ द सेशन एंड प्रेजेंटेशन हम डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे, तो होपफुली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड ओवर टू यू नाउ। Thank you, Adnan and Farhan, and thank you the University Administration and Management जिन्होंने मुझे अलाउ किया और मुझे आज के दिन में बुलाया है सेमिनार के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और प्रॉबली अगर मुझसे पूछेंगे वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स अगर ओवरऑल हम इवेल्युएट करें तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो कि पाकिस्तान के अंदर रियल डेवलपमेंट आ सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रियल डेवलपमेंट इट मींस जो है वो फार्मर्स, लाइवलीहुड्स और रूरल कम्युनिटीज और उन सबको करते हुए, बिकॉज ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूसिव होती है, और उसमें अगर जो है वो छोटा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो करे या डेवलप करे तो शायद उस तरह से काम बनता नहीं है। जो पुअर फार्मर्स हैं, जो हमारे पुअर पीपल हैं, उनको अगर जो है वो पॉवर्टी से उठाना है तो उसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है हमारी रूरल कम्युनिटी से आएगी, और रूरल कम्युनिटी से तभी आ सकेगी जब हमारा किसान के पास होगा। सो फार्मर सेंट्रिक जो है ग्रोथ इम्पोर्टेंट होती है। However, आज के दिन में जो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा प्रेजेंटेशन अपनी, तो आज के दिन में हम ज्यादा बात करेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर है कहाँ पे, खड़ा कहाँ पे है, उसके चैलेंजेस कौन से हैं, चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ बिकॉज अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो शायद 3 पार्ट्स में हम देखते हैं कि सप्लाई साइड पे क्या है, टेक्निकल और रेगुलेटरी, और जो लीगल फ्रंट के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं और कहाँ पे इश्यूज हैं, और उसके बाद डिमांड साइड के ऊपर क्या इश्यूज हैं कि क्या उसकी डिमांड भी है जो हम इस टाइम के ऊपर सेक्टर ऑफर कर रहा है या ऑफर करना चाह रहा है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट you can also see it. Can you see it? Yes, we can see it, Dr. Okay, thank you. आज का हमारा जो टाइटल है, टॉपिक है, वो चैलेंजेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान है, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसमें पहले थोड़ा सा अपनी बात कर लेते हैं कि हु एम आई एम वर्किंग एज अ General Manager, Scientific and Regulatory Affairs at Friesland Campina Agro Pakistan. It used to be Agro Foods few years back, और 2016 के अंदर फ्रीजलैंड कैंपिना ने इसका जो है मेजॉरिटी शेयर परचेज किए। सो वी आर राइट नाउ फ्रीजलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान लिमिटेड।
हमारा पर्पस क्या है और हमारा प्रॉमिस क्या है। आवर पर्पस इज नरिशिंग बाय नेचर, सो इट मींस हम डेयरी कंपनी है, फार्मर कंपनी है, फार्मर डेयरी कोऑपरेटिव है, और हमारा पर्पस भी उसी के साथ लिंक्ड है कि नरिशिंग बाय नेचर। और हम सिर्फ डेयरी में रहते हैं, और हम जो है वो दूसरे प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो हमारे जो है वो कंपनी में उस तरह से नहीं है। अगर हम देखें तो ये भी 150 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि फ्रीजलैंड कैंपिना पाकिस्तान में लेके आई। आपको आइडिया होगा कि एंग्रो फूड्स 2005 के अंदर बनी, और उसके बाद जो है विद इन नो टाइम जो है इट वाज अ लीडिंग डेयरी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और हमारे ब्रांड्स जो कि बड़े मशहूर हैं, और जो लीडिंग ब्रांड है अभी, सेक्टर लीडिंग ब्रांड भी है, ऑलपर्स आपने सबने सुना होगा। सो उसके बाद जो है वो अगर 2016 के अंदर जो है वो फ्रीजलैंड कैंपिना ने इसे एक्वायर किया, और 2018 में हम एंग्रो फूड से जो फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान बन गए। ये जो पार्टनरशिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, बिकॉज फ्रीजलैंड कैंपिना अगर आप इसको देख सकें तो हाँ, ये कोई 1871 में जो है वो एक कंपनी बनती है, 1879 में दूसरी कंपनी बनती है, फिर ये दोनों सेपरेट काम करती रहती हैं। कैंपिना 1871 से और 1879 से फ्रीजलैंड फूड्स। सो 2008 के अंदर फ्रीजलैंड कैंपिना बनती है, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर आती है 2016 के अंदर, और ये पाकिस्तान में हम फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान बन जाते हैं। एंग्रो एक पाकिस्तान की कंपनी है जो कि आप ओन्ड बाय पाकिस्तानीज, और जो आप अपब्रिंगिंग है कंपनी की, वो हम सब जानते हैं कि किसी भी मल्टीनेशनल से कम नहीं थी और नहीं है। और वो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी काम करने का तरीका, क्वालिटी के ऊपर फोकस, सेफ्टी के ऊपर फोकस हमेशा से टॉप क्लास रहा है। और जब ये फ्रीजलैंड कैंपिना पाकिस्तान में आई तो ये 150 साल का एक्सपीरियंस लेके आई। फ्रीजलैंड कैंपिना जो है वो कोई कमर्शियल उस तरह से कंपनी, ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीजलैंड कैंपिना डेयरी का कोऑपरेटिव है। सो इससे इसका कोऑपरेटिव और डेयरी फार्मर्स, और सिर्फ ये डेयरी में काम करते हैं। और इनका जो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव एंड इज आल्सो कि हमने ग्लोबली जो है वो डेयरी को प्रमोट करना है, और डेयरी को प्रोटेक्ट करना है, और डेयरी को जो है वो बिजनेस के तौर के, और फार्मर्स को जो है वो हमने एजुकेट करना है, अवेयर करना है, और उस तरह से। तो ये जो मर्जर है ये बड़ा की है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है फ्यूचर में अगर डेयरी के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो उसमें फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो का बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज ऑफ द 150 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग और एजुकेशन जो लेके आई है फ्रीजलैंड कैंपिना, और उसके साथ जो एंग्रो फूड्स की जिस तरह की ओरिएंटेशन है। So going forward, we see ourselves as a leading, although we are leading right now, but we see ourselves as a leading this sector, inshallah. हमारा जो पर्पस है वो तीन एरियाज पे फोकस करता है: बेटर न्यूट्रिशन फॉर द मैसेज, एंड गुड लिविंग फॉर आवर फार्मर्स, एंड नॉट ओनली नाउ बट आल्सो फॉर जनरेशंस टू कम. So better nutrition is a purpose. What does it mean for us? It mean purpose driven product portfolio. It means कि हमारा जो है वो every product जो है उसको certain nutrient जो है minimum quantity में लाजमी प्रोवाइड करने चाहिए. Good living for our farmers का मतलब ये है कि हमारा जो बैक एंड है वो फार्मर्स पे है, और क्योंकि हम फार्मर्स की खुद कंपनी है तो इस वजह से जो है जब तक फार्मर्स को फोकस नहीं करेंगे तो हम जो सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। और फार्मर्स जो कि हमारे लिए ये प्रोड्यूस करते हैं इतना न्यूट्रिशियस फूड, तो उनके लिए जो उनकी वैल्यू, उनकी फार्म्स की और फार्मर्स की जो है they are of high value for us. And not only now but also generations to come, mean to say कि हमें जो है इसके साथ sustainability को भी embed करना है. So we think cross generation, trans generation rather than कि एक ही जनरेशन के अंदर. तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 20 साल 30 साल, but also hundreds of years and generations after generations. अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे दो प्लांट हैं, एक साहिवाल में है, एक सखर में है. सखर से हमने स्टार्ट किया था, साहिवाल में अभी हम हैं, और हेड ऑफिस हमारा कराची में है, और तकरीबन हम 2,50,000 फार्मर के साथ काम करते हैं.
टिल 2018 तक हम 5 बिलियन फार्मर्स को डायरेक्ट पे कर चुके थे मिल्क के अगेंस्ट, और जो हमारा 2018 का रेवेन्यू था वो 32 बिलियन था, लास्ट ईयर अराउंड 40 बिलियन, और इस साल में इंशाल्लाह जो है वो हमारा रेवेन्यू और बढ़ेगा। वी हैव मोर देन 1500 मिल्क कलेक्शन सेंटर जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद से लेके जो है वो ऑल द वे डाउन टू सरगोदा, मुख्तलिफ एरिया से हम मिल्क कलेक्ट करते हैं, फार्मर से हम डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं। हमारा अपना फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है नारा में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ज्यादा फार्म पाकिस्तान में भी कारपोरेट लगे इसी फार्म को देखते हुए, जो लर्निंग थी। we have a processing plant in Sakkar, we have a processing plant in Sahiwal, we have a big farm in Nara, we have milk collection system throughout Punjab and maybe Sindh, or starting from Hyderabad to Sargodha, with more than 1500 milk collection centers who collect milk right from the farmers. अब ओवर डेयरी सेक्टर पे आ जाएं, हमें पता है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि दूध जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट गिजा है। इट हैज मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट हैज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट हैज ऑलमोस्ट 18 ऑफ दोस 22 न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं, और वो बड़े बायो अवेलेबल फार्म के अंदर होते हैं। और मिल्क जो है वो कंजप्शन इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, मिल्क कंजप्शन इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इज पार्ट ऑफ आवर जो है वो रूरल कम्युनिटी का जो ओवरऑल फेस्टिविटीज होती हैं, तो उसमें दूध के बगैर जो है वो हम समझते हैं कि हम अधूरे हैं। और ये ग्लोबली भी, और ह्यूमन मैनकाइंड के अंदर ह्यूमन जो हिस्ट्री है वहां के ऊपर भी अगर दूध को देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसने हमेशा से एक इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड की हुई है। बट कंजप्शन बट क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड सेफ्टी ऑफ द मिल्क जो है वो आज के दिन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें 56 बिलियन लास्ट ईयर था, अभी 60 बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं। अल्दो जी ये फिगर्स जो हैं वो इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि शायद जो है वो इतना नहीं है, बट ऑफिशियल फिगर्स यही हैं कि वी प्रोड्यूस अराउंड लास्ट ईयर के ये थे कि 60 बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क, और उसमें सिर्फ 2% जो है वो फार्मल डेयरी सप्लाई चेन में जाता है जो कि प्रोसेस होता है। 5% के करीब जो है वो काव्स उसको कंज्यूम करते हैं। 15% के करीब जो है वो लॉसेस हैं जो कि हम प्रोड्यूस तो करते हैं, बट कभी भी जो है वो ह्यूमन डाइट का हिस्सा उस तरह से बन नहीं सकता है। जो फार्मर रिटेंशन है फॉर देयर ओन कंजम्पशन इज अराउंड 30%, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ फार्मर पाकिस्तान के अंदर जो फैमिलीज हैं, फार्मिंग फैमिलीज, तो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन वहीं के ऊपर जो है वो कंज्यूम हो जाता है विलेजेस में। देन वो कोई 13% के करीब जो है वो सीड्स और खोया और इस तरह के उसमें जाता है। 35% जो मार्केटेबल मिल्क है वो गवाला और मिल्क शॉप के जरिए जाता है, जबकि 2% सिर्फ प्रोसेस होता है और फार्मर जो है वो डेयरी सप्लाई चेन में आता है। Milk production has been growing since ऐसा नहीं हुआ कि बहुत मिल्क पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन कम हुई हो। जो इकोनॉमिक सर्वेज जितने भी आए हैं, ऑलवेज इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, और आजकल जो है बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में मिल्क के हवाले से, मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से, और शायद जो है वो मिल्क सप्लाई चेन के हवाले से जो लोग इसमें एंटर होना चाहते हैं। 48 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली इससे एंगेज्ड हैं। अब एवरेज हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन भी हम ऐसे मुल्कों में हैं जहां के ऊपर एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। जब वाइल इंडोनेशिया, मलेशिया और कंट्रीज लाइक दोस, वहां के ऊपर आज के दिन में भी इशू है कि वहां के ऊपर लोग दूध उस तरह से कंज्यूम नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान में ये चैलेंज नहीं है। वी आर मिल्क कंज्यूमिंग कंट्री एंड मिल्क लविंग कंट्री, सो इसका मतलब ये है कि हमारी कंजम्पशन भी ज्यादा है, और अगर ये इसकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी और बढ़ जाए तो ये मिल्क कंजम्पशन और ज्यादा ऊपर चली जाएगी, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू हेल्थ इंडिकेटर्स एज वेल। 35% जो रूरल इनकम है वो लाइव स्टॉक से ही ड्राइव होती है। और अगर अब मैं इसको थोड़ा दूसरी जबान में बात करूं तो बेसिकली ये जो है वो फार्मर्स की इंश्योरेंस है। उन्होंने अपने बच्चियों की शादी करनी हो तो कोई एनिमल बेचते हैं या उसी को यूज करते हैं। अगर उन्हें कोई कुर्बानी करनी है तो उसी एनिमल को स्लॉटर करते हैं। अगर उन्होंने उसी एनिमल
अगर अगर खुदा न खास्ता कुछ इस पेंडेमिक जिस तरह अभी आ गई है इस किस्म का हो, तो उनके लिए एक रेडी कैश मौजूद होता है, क्योंकि क्रॉप्स तो जब बाई एनुअली आती हैं उनकी, बट एनिमल जो है उनके पास रेडीली अवेलेबल होता है कि उसको किसी भी टाइम के ऊपर। तो ये सब बेसिकली जो है वो एक सेफ्टी नेट है, सोशल प्रोटेक्शन है उस फार्मर के लिए जो कि एनिमल लाइफ स्टॉक है। ये एग्रीकल्चर जीडीपी में भी इसका शेयर जो है 58% है, और ओवरऑल जो हमारा नेशनल जीडीपी है उसमें 11.4% शेयर है। सो वेरी वेरी बिग सेक्टर विद लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर बैकबोन है उसकी भी मेजर बैकबोन जो है वो लाइफ स्टॉक है। लैंडस्केप अगर देखें डेयरी की, तो उसमें ट्रेडिशनल जो है वो 97% हैं, जो कि 1 to 10 काउज हैं, और ये जो 97% है बेसिकली 80% ऑफ मिल्क सप्लाई हमारी जो है यहाँ से आती है। देन कम स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मिंग जो है वो 11 to 100 काउज हैं, मीडियम और हैं ये स्मॉल जो है नॉन मैकेनाइज्ड हैं, but there are these are reasonably these farms have reasonable number of animals, so they are profitable. जो ट्रेडिशनल हैं वो शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, शायद लॉस करते हैं, और शायद वहां के ऊपर जो है वो मिल्क डेयरी या मिल्क उनके लिए मेन इकोनॉमी का सोर्स भी नहीं है। शायद वो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिन्होंने एक एक दो दो चार चार एनिमल्स रखे हुए हैं, जो कि फोकस उनका शायद एग्रीकल्चर पे होता है, और साथ में एनिमल्स उनका जो है वो उसकी इकोनॉमी का एक हिस्सा बन जाता है। ये स्मॉल जो फार्मर हैं जो कि नॉन मैकेनाइज्ड हैं 11 to 100 काउज वाले, ये कमर्शियली काम करते हैं और ये प्रॉफिटेबल भी हैं, बट इनके एंड के ऊपर भी जो एक इशू है कि यहाँ के ऊपर भी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, लो यील्ड है, और लो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स की भी शायद उस तरह से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो मीडियम और हैं ये मोस्टली मैकेनाइज्ड हैं, ये 100 से 250 काउस में हैं। इनकी भी यील्ड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, दे आर बेटर ऑफ, बट आसाम हो इनकी भी प्रोडक्टिविटी कम है। और इनको जो जब फार्म स्टार्ट करते हैं तो उसको एक्चुअली प्रॉफिटेबल होने में काफी टाइम लगता है। दूसरे जो लार्ज मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं वो 251 प्लस काउस के ऊपर जो है हम उनको कैटेगराइज करते हैं। इनका भी प्रॉफिटेबिलिटी का जो है वो टाइम पीरियड काफी लंबा होता है बिफोर दे बिकम एक्चुअली प्रॉफिटेबल, बट समहाउ दे ये जो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, अल्टीमेटली जो है ये किसी ना किसी सूरत में उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं। बट ये ट्रेडिशनल है, 80% जो सप्लाई यहाँ से आती है वो बिल्कुल लो यील्ड है, लो क्वालिटी है, और यहाँ के ऊपर जो है वो लॉसेस बहुत ज्यादा है, और शायद ये प्रॉफिटेबल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर देखें तो 97% फार्म इन्वॉल्व हैं और 80% मिल सप्लाई है। सो 20% ऐसी सप्लाई आ रही है जो कि 3% जो है वो फार्मर से आ रही है, बट दे आर समहाउ प्रॉफिटेबल, और उनकी जो है ऑल्दो देयर इज अ लॉन्ग टाइम बिफोर प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली चिप्स इन, बट समहाउ दिस इज द बिजनेस मॉडल जो कि प्रॉफिटेबल है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को प्रिडिक्ट किया हुआ है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो रोबस्ट रहेगी 5.4% ड्यू टू ग्रेटर इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम पाकिस्तान जो है ओवरऑल इसकी लैंडस्केप देखें तो गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारी दुनिया में जितने भी इशारे हैं वो एक्चुअली दो फिगर्स टेल अस के जो है वो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान वुड बी अमंगस्ट जो 21st सेंचुरी की जो बड़ी इकोनॉमीज होंगी शायद उसमें हम शामिल हो सकें। अगर हम जो है वो आज के दिन में कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, अगर उन्हीं को हम ठीक तरीके से मैनेज कर लें, इफ वी रिड्यूस द मिल्क क्लासेस टू हाफ, यू नो आई हैव ऑलरेडी कन्वेड के 15% ऑफ जो हमारा मिल्क है वो हम लूज कर जाते हैं, जो विच इज एक्चुअली मिल्क बट डजंट रीच टू द एंड यूजर। सो 15% ऑफ 60 बिलियन लीटर्स जो हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बिलियन लीटर होगा, और उसको जो है वो
टर्न्स आउट टू बी अराउंड 9 बिलियन लीटर। तो अगर उसकी 50 रुपए लीटर भी डालें तो तकरीबन 450 बिलियन लीटर का जो है वो दूध हम ज़ाय करते हैं। अगर उसको 50% भी जो है वो अगर हम उस पे कर लें, उसको सेव कर सकें, तो अगर हम जो है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसका जो लॉसेज हैं 15% से वही हम 7.5% पे ले आए, तो 280 बिलियन रुपीस का ये जो है वो आपको जीडीपी में बेनिफिट होगा, आपको आपकी इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट होगा, आपकी न्यूट्रिशन के अंदर बेनिफिट होगा, आपकी हेल्थ के अंदर बेनिफिट होगा। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अगर जस्ट 0.75 लीटर पर एनिमल बढ़ा लें, और उसके लिए बहुत ज्यादा आपको जो है वो करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा 80% फार्मर है जो बड़ा लो प्रोडक्टिविटी पे है, और छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बेहतर करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज कर सकता है। लाइक वो अगर एनिमल को अच्छी क्वालिटी का वाटर या वाटर खुला, उसको खुला छोड़ दे, उसको पानी जो है वो 24 आवर सप्लाई रहे, और उनको जो है बेसिक सी छोटी छोटी इंटरवेंशन के जरिए, छोटी अवेयरनेस के जरिए, बेसिक सी ट्रेनिंग के जरिए जो है बड़ी आसानी से अराउंड 0.75 to 1 लीटर पर एनिमल बढ़ाया जा सकता है। और अंदाजा करें द नंबर ऑफ एनिमल्स इन मिल्किंग, अगर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका जो है वो अराउंड 500 बिलियन का एक और इमीडिएटली आपकी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो सकता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, या जिसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जो है वो जो अभी अगर हम ओवरऑल मिल्क को देखें तो वो तकरीबन 2% है जो प्रोसेस होता है, और जो मार्केटेबल मिल्क है उसका तकरीबन 5% जो है प्रोसेसिंग में है। अगर हम इसको 4 to 5% और बढ़ा लें तो 168 बिलियन जो है वो और इंजेक्ट हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। अगर हम जो है वो फाडर की कल्टीवेशन, पाकिस्तान में फाडर और कल्टीवेशन और उसकी प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू है, अगर हम उसको बढ़ा लें और 0.25 लीटर जैसे बड़ी आसानी से सिर्फ फाडर की बेहतर अवेलेबिलिटी क्रॉस द ईयर की वजह से बढ़ सकता है, तो 156 बिलियन का ये इंजेक्शन है इकोनॉमी के अंदर। ब्रीड इम्प्रूवमेंट लॉन्गर टर्म के अंदर है, बट सम हाउ जो है वो अगर हम जीन पूल और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब्स बना लें और बेहतर इसको अपनी रेगुलेशन कर लें उसके हवाले से, फर्टिलाइजेशन के हवाले से एनिमल की, तो वो एक अच्छा खासा अराउंड 600 बिलियन जो है वो इंजेक्ट कर सकता है। विद इन 1 or 2 years जो है बेसिक सी इन्वेस्टमेंट कर लें, जिसके नतीजे के अंदर और अवेयरनेस और एजुकेशन और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट कर लें, तो अराउंड 1500 बिलियन का जो है वो हम सिर्फ इकोनॉमी में अपनी इंजेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक सेक्टर से। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस इंजेक्शन का बेनिफिशियरी कौन होगा, वही लाइफ स्टॉक फार्मर्स होंगे, वही डेयरी सेक्टर होगा जो कि इसको जो कि सो जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर हमने इसको इमीडिएट लेवल के ऊपर जो है वो कोई बिगर बूस्ट देने हैं, तो लाइफ स्टॉक इज द सेक्टर जहां के ऊपर ये आएगा। और उसमें लाइफ स्टॉक में भी बहुत दूसरे सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट डेयरी इज द सेक्टर जहां के ऊपर जो है वो बड़ी आसानी से हम इसको इकोनॉमी को उठा सकते हैं और फार्मर्स के लाइवलीहुड को बेहतर कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा एक तो चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ जो डेयरी सेक्टर है या मिल्क सप्लाई है वो अनरेगुलेटेड है। जो फार्मर तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध या उसमें अडल्ट्रेशन नहीं करता, प्रोड्यूस करता है, अगरचे क्वालिटी अगेन एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन का भी पाकिस्तान में इशू है, फीड के भी इश्यूज हैं, एनिमल हेल्थ के भी हैं, और मिल्किंग के दौरान जो है हाइजीन और सैनिटेशन और एनवायरनमेंट की भी होनी चाहिए, वहां पे भी इश्यूज हैं, बट वहां के ऊपर अडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन समहाउ जो है जो हमारी सप्लाई चेन है वो हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सारी अगर जितने भी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की है, टेस्टिंग की है अभी तक, वहां पे हमें नजर आता है कि टेम्परेचर कंट्रोल के आज के दिन में भी जो कि प्री रिक्विजिट है कि जो दूध है मिल्किंग के बाद अगर वो ऐसा पहुंचता है प्रोसेसिंग तक, उसको चिल्ड होना चाहिए। अगर वो लूज सप्लाई चेन में भी जाता है तो उसको चिल्ड हालत में लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, बट ये चिल्ड सप्लाई चेन नहीं है। और हमारा जो शायद अगर हम मिल्क देखें तो ये तकरीबन 4-5-6 घंटे की ड्राइव के बाद जो है वो सिटीज में आता है, जिसकी वजह से या तो उसमें आइस डाली कुछ लोग डालते हैं या उसके अंदर और तरह के हर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। सो एडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन, मिल्क क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, जबकि वो जो प्रोसेस और फॉर्मल रेगुलेटरी डेयरी चेन है
वो रेगुलेटरी असेसमेंट के बाद आती है और उसके अंदर एक बिल्ट इन चिप्ड इन जो है वो सेफ्टी के और क्वालिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, which includes testing, which includes the food safety systems, which include the full food quality system, which includes the halal certification system, which include the environment जो certifications हैं. सो वहाँ के ऊपर जो एक फॉर्मल डेयरी सप्लाई चेन है वो एक ऑन वन साइड है जो कि दुनिया के अंदर जिस तरह से है, जबकि दूसरी हमारी अभी तक जो 95% अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन है. अगरचे गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, रेगुलेटर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट समहाउ जो है वो इसके अंदर इनबिल्ट सप्लाई चेन उस तरह से शायद बेहतर हो नहीं सकती. इसी वजह से जो है वो ये मिल्क सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो 1908 के अंदर शिकागो के अंदर लूज मिल्क सप्लाई चेन को बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसको शायद हम उस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते और शायद ये जो लूज सप्लाई चेन है ये सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हाउस होल्ड की कंजम्पशन के लिए डिलीवर नहीं कर सकते. इट हैज टू बी a formal dairy supply chain which mandates the processing as well as the packaging. और इसको रियलाइज करते हुए शायद पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2017 के अंदर रेगुलेशन पास की थी, 2018 में टाइमलाइन दी, तो 2022 में पंजाब की जुरिस्डिक्शन में लूज मिल्क सप्लाई चेन जो है वो बैन हो जाएगी. तो everybody has to whatever the supply of milk comes in, it has to be processed minimally pasteurized, but it can be ultra pasteurized or UHT depending upon the environmental conditions, but it has to be minimally pasteurized. That's why it is being called as minimum pasteurization law, and then packaged before it is before it is delivered to the consumer, and it is ensured ensured in terms of composition, in terms of quality, and in terms of safety. But somehow right at this point in time जो है वो अभी तक वो जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है वो टैक्सेशन में भी इश्यूज वो नहीं देता और उस तरह से जो है वो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी उस तरह से अच्छी नहीं है. सो ऑन वन साइड वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट, बट एट द अदर साइड जो है वो कंज्यूमर को जो मिल रहा है वो शायद सप्लाई वो उस तरह से सेफ नहीं है, एंड दैट इन रादर देन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ solution may be becoming a part of problem right now. चैलेंजेस क्या हैं? जैसे मैंने कहा कि एनिमल हेल्थ के चैलेंजेस हैं, माइक्रोबियल लोड का इशू है, अफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है. सो अब इश्यूज ये वजह क्या है? अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ा इशू है फार्मर के एंड के ऊपर. उसको बेसिक्स अभी तक जो है वो जितनी भी साइंस ने एडवांसमेंट की है, जितनी भी सेक्टर ने एडवांसमेंट की है, समहाउ जो है वो जो हमारी एक्सटेंशन फोर्स है वो नॉलेज को उस तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकी अगर और जो है वो अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ जो है वो उस तरह से उनका इंटरेक्शन नहीं है. तो इस वजह से फार्म मैनेजमेंट बड़ी पुअर है पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज भी नहीं है और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी उस तरह से नहीं है. दूध जो है अगर उसके की लिए जाएं कि किस वजह से जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है या क्वालिटी, तो उसके अंदर एनिमल की हेल्थ और एनिमल की जेनेटिक्स के साथ साथ जो है वो न्यूट्रिशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है. तो अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं देती, वाटर नहीं मिलती और वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बड़ी लो होगी और शायद जो है वो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी शायद उस तरह से कंप्रोमाइज हो जाए. अगर उसकी देखिए अगर हमारा 87% अफ्लाटॉक्सिन जो है बियॉन्ड सेफ्टी लिमिट है दूध के अंदर और वो बियॉन्ड सेफ्टी लिमिट नहीं है 360, उसकी जो एवरेज अफ्लाटॉक्सिन वैल्यू है वो सेफ्टी लिमिट से 360% बियॉन्ड लिमिट है. और वो कहाँ से आ रहा है? वो फीड से आ रहा है. और फीड के अंदर अफ्लाटॉक्सिन कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स जो है वो अस्परजिलस फ्लेवर्स से आता है या जो फफूंदी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मोल्ड कहते हैं, वहां से आ रहा है. सो इसका मतलब ये है कि वो फीड से शुरू हो जाता है. बाद का मसला तो बाद है और वो पहले बाद में दूध में आता है, पहले एनिमल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और एनिमल प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, लेकिन फार्मर को उसका पता नहीं है. आज भी वो हम फफूंदी वाली बेचारा रोटियां उसको खिलाता रहता है और उसको नहीं आइडिया होता कि ये प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ाएगी. इसकी वजह से जो है एनिमल हेल्थ भी सफर हो रही है, नंबर ऑफ लैक्टेशंस और बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज भी हैं और उसके साथ साथ जो वो प्रोड्यूस कर रहा है अल्टीमेटली वो भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन रहा है.
इसके साथ साथ अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो हमारी जेनेटिक्स जो है वो इनब्रीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, प्रोलॉन्ग काबिंग इंटरवल है, डिलेड पुबर्टी है, एआईटी सर्विसेज उस तरह से अवेलेबल नहीं है, सीमन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है या वेरीफाइड नहीं है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी ब्रीड इंप्रूव होने की बजाय जो है वो ओवरऑल जितने भी हम डाटा लेते हैं हमारी ब्रीड्स जो है वो पुअर होती जा रही हैं, लो प्रोडक्टिव ब्रीड्स बनती जा रही हैं। एनिमल हेल्थ के इश्यूज हैं, वहां के ऊपर भी वैक्सीनेशन नहीं है उस तरह से, जो है वो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है, क्वालिटी मेडिसिन एंड क्वालिटी वैक्सीनेशन अगेन चैलेंज है। लाइफ स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई डिजीज फ्री कहीं पे डिजीज नहीं भी है तो एनिमल जब डिजीज वाले जोन से वहां पे जाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फार्मर के लेवल के ऊपर, खासतौर पर स्मॉल होल्डर के लेवल के ऊपर फाइनेंस के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। जो हमारा मंडियों का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है, जिसकी वजह से फार्मर बेचारा जो है वो उसके पास फाइनेंस के इश्यूज होते हैं पूरे साल के लिए, तो उसकी उसकी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से जो है वो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। अगर हम थ्री प्रोंग्ड अप्रोच अडॉप्ट करें तो सप्लाई साइड अप्रोच क्या है, प्रोडक्टिविटी अप्रोच क्या है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। सप्लाई साइड के ऊपर कारपोरेट और कमर्शियल डेयरी फार्मिंग और जो ऑलरेडी हमारे पास और जो यील्ड इंप्रूवमेंट है वो प्रोडक्टिविटी अप्रोच अगर हम लें तो जो स्मॉल फार्मर है उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन अवेयरनेस और उसके हवाले से है। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, अगर हमने इस सेक्टर को जो है वो उस तरह से लेके चलना है जो कि एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो सके। शॉर्ट टर्म मेजरमेंट में लेजिस्लेशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ जब हो जाएगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारी सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट हैज टू टेस्ट एवरी ड्रॉप ऑफ मिल्क, इट हैज टू प्रोसेस एवरी ड्रॉप ऑफ मिल्क एंड ultimately it has to be packaged before it reaches to the consumer। तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम के अंदर बिल्ट इन ऑटोमेटिकली जो है वो जब मुझे उसकी सजा और जजा मिलेगी तो मैं पीछे फार्मर के साथ काम करूंगा और फार्मर के साथ मिलके, जैसे कि बड़ी इंडस्ट्री कर रही है तो उनका अफ्लाटॉक्सिन कंप्लायंट मिल्क है, जबकि दूसरी इंडस्ट्री जो है वो अगर लूज मिल्क में देखें तो अफ्लाटॉक्सिन कंप्लायंस उस तरह से नहीं है। सो ये इटसेल्फ जो है देन हार्मोनाइजेशन है, देन मिल्क टेस्टिंग और जो हमें लैब्स बनाने की जरूरत है और उसके अवेयरनेस और उसको देने की जरूरत है। अगर लेजिस्लेशन में ये मैंडेट हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट करेगा। जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो भी प्रो नहीं है लाइफ स्टॉक सेक्टर, तो उसमें डेयरी काउज के ऊपर ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, एडवांस टैक्सेस हैं, मशीनरी और चिलर्स के ऊपर टैक्सेस हैं, या तो हम यहाँ पे बनाएं, अदरवाइज जो है वो हमें उस ड्यूटी को कम करना चाहिए ताकि जो कोल्ड सप्लाई चेन डेवलप होनी है जो इस इतनी बड़ी क्वांटिटी आप मिल्क को सपोर्ट कर सके, उसके लिए ऑफकोर्स आपको चिलर चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, पूरा सिस्टम चाहिए होगा। मिल्क प्रोडक्ट्स में भी जीरो रेटेड टैक्स रेजीम चाहिए। करंटली ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है, पहले जीरो रेटेड होती थी बट इट केम इनटू टैक्स एग्जेम्पशन, बट समहाउ जो है वो इट हैज टू बी जीरो रेटेड बैक टू जीरो रेटिंग, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा से ये सेक्टर जो है वो ग्रो करना शुरू कर सके। फीड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है वो रिलैक्सेशन ड्यूटी करने की जरूरत है अल्टीमेटली, या तो आप खुद से बनाएं, अदरवाइज जो है वो अगर आप फीड इंग्रेडिएंट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाएंगे तो एक्चुअली जो फार्म जो डेवलप हो रहे हैं उनका भी इशू होगा, फार्मर की इनपुट क्वालिटी बढ़ेगी, प्राइसिंग बढ़ेगी और उसके नतीजे के अंदर अल्टीमेटली मिल्क की प्राइस बढ़ेगी और वो जो है आप अदर साइड देख सकेंगे तो कंज्यूमर शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सेक्टर उस तरह से ग्रो नहीं कर सकेगा। तो हमें जो है वो रादर देन के इनपुट के ऊपर ड्यूटी लगाएं, हमें इनपुट जो है उसको ज्यादा ड्यूटी फ्री करना चाहिए, उसमें सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि हम ज्यादा दूध प्रोड्यूस कर सकें और उस दूध को फिर हम एक्सपोर्ट कर सकें, और वही जो है वो हम जो करंट अकाउंट में भी बेहतरी ला सकते हैं और उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। सो रादर देन इनपुट्स के ऊपर ड्यूटीज लगाई जाए, उसके जितनी कम की जाए उतनी करनी चाहिए ताकि जो है वो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हम कंज्यूमर भी सस्ती प्रोडक्ट ले सके, बट एट द सेम टाइम हम एक्सपोर्टेबल मार्केट के अंदर भी जो है वो कंपेटिटिव हो सके। अगर आप महंगा दूध जो है वो दुनिया में बेचने जाएंगे तो दुनिया उसको लेगी नहीं, तो अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती होगी तो आप जो है वो compete कर सकेंगे दुनिया में, और अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर भी जो है वो लो प्राइस में ले सकेगा और सेक्टर भी प्रॉफिटेबल रहेगा।
एनिमल हेल्थ के हवाले से ऑफ कोर्स जो है वो हमें बहुत सारा डिजीज के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, और फीडिंग के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, और उसके बाद जो है वो मेडिसिन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। एक्सेस टू क्रेडिट इज की, खास तौर के ऊपर जो है वो फार्मर्स को जो है सब्सिडाइज्ड लो रेट और बिल्कुल जो है इंटरेस्ट फ्री जब तक हम उसके लिए क्रेडिट की एक्सेस उस तक नहीं इंश्योर करेंगे, एंड विदाउट एनी जो है उसको जो रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, या उसके अगेंस्ट जो उसको श्योरिटी देनी पड़ती है, उसके बगैर अगर हम दे सकें तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा जो कि हमें उसमें कर सकेगा। तो इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की जो यूथ लोन स्कीम थी, जो अभी कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी है, इसमें काफी सारी आल्दो आई हैं, और वी होप कि ये इंशाल्लाह डेयरी सेक्टर को बहुत ज्यादा बेहतर करेंगी, बट अभी और जो है वो क्रेडिट की जरूरत है। मिल्क सप्लाई चेन को स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मर टू द कंज्यूमर, जैसे इंटरनेशनली गुड डेयरी सप्लाई चेन या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसी एंड के ऊपर डेवलप करने की जरूरत है, जिसके अंदर जो है वो संबीडा, पीएसटीएफ और दूसरे बड़े रोल प्ले कर सकते हैं, और उसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा की रोल है कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑफ कोर्स फार्मर एंड के ऊपर जो है वो भी अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, बट कंज्यूमर एंड के ऊपर भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से एनिमल हेल्थ केयर और एक्सटेंशन की भी काफी जरूरत है कि अगर हम उसको ला सकें अपने मिसाल के तौर पर भी 4000 जो है वो एक्सटेंशन वर्कर हैं, और वो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने बड़ी हाई एंड एजुकेशन हासिल की हुई है। समहाउ जो नॉलेज है वो ट्रांसफर उस तरह से फार्मर तक हो नहीं पा रहा। सो somehow we again have to relook at कि ये हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर या जो ये एक्सटेंशन का सिस्टम है ये किस तरह से है, और उसको जो है जस्ट डिजीज से फोकस हटा के उसको फार्म मैनेजमेंट और उसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। फार्म मैनेजमेंट के ऊपर जो अभी उनके टारगेट्स सेट करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर एक्सटेंशन जो है वो वर्क तभी हो सकेगा जब उनका अपना नॉलेज बेस बेहतर होगा, और फिर उनको जो है वो आउटपुट बेस्ड नहीं होने चाहिए कि मैंने इतने विजिट किए हैं, वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए कि जिस एरिया में वो काम कर रहा है, तो आज अगर वहां पे प्रोडक्टिविटी 4 लीटर है, तो साल या 2 साल बाद वहां पे 5 लीटर होती है, तो फिर इसकी ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। तो समहाउ जो है वो लाइफ स्टॉक के अंदर एक मेजर डिपार्टमेंट के अंदर भी मेजर जो पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है या स्ट्रेटजी शिफ्ट की जरूरत है, जो कि एक्चुअली फार्मर सेंट्रिक हो और प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक हो, और जो है वो ग्रोथ सेंट्रिक हो, रादर देन जो है वो एक टिपिकल हो, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ह्यूमन रिसोर्स जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो शायद जो है वो डेयरी सेक्टर उस तरह से डेवलप नहीं हो सकता। और अगरचे हम इसके ऊपर ये हाई एंड रिसोर्स है, हम इसके ऊपर पैसे भी लगा रहे हैं, बट समहाउ जो है वो सेक्टर उस तरह से सेक्टर को उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। तो थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ी सी रीओरिएंटेशन और थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ा सा एजुकेशन जो है वो काफी हद तक बेहतर चेंजेस ला सकती है। फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए फ्री एक्सेस टू वाटर, मिल्किंग थ्रू मशीन्स, टीथ डिपिंग, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, टिक कंट्रोल, ये बेसिक सी चीजें हैं जिसको बेहतर करके एनिमल की हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाया जा सकता है, और डिजीज के बर्डन को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एनिमल न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबिलिटी, टॉक्सिन फ्री डाइट, जिसके अंदर जो है वो हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो हम कॉटन सीड केक है उसको किस तरह यूज करना है, या बाकियों को किस तरह से यूज करना है, या ड्राइंग किस तरह से करनी है, ताकि फीड जो है वो अफ्लाटॉक्सिन कंप्लायंट हो, ताकि मिल्क भी अफ्लाटॉक्सिन कंप्लायंट हो, और ये बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ जो है वो जो फॉडर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, साइलेज मेकिंग है या दूसरा, पहले तो फॉडर की पाकिस्तान में कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर उसकी प्रिजर्वेशन को, ताकि एक रास ईयर एक जैसा फॉडर अवेलेबल हो और एक ही क्वालिटी का फॉडर अवेलेबल हो, सो दी मिल्क जो हमारा सिस्टम है वो उसका डिस्टर्ब नहीं होता। अगर पाकिस्तान में देखें तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे पास मिल्क जो है वो अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड जो है, मार्च तक दूध बहुत होता है, मार्च अप्रैल तक उस टाइम के ऊपर इतनी कंजम्पशन नहीं होती, और उसके बाद जो है वो जब कंजम्पशन हाई आती है तो उस टाइम के ऊपर दूध अवेलेबल नहीं होता, ड्यू टू काविंग इंटरवल, ड्यू टू दिस जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो देयर इज अ फ्लश पीरियड, देयर इज अ लीन पीरियड, और हमें जो है इस कर्व को जो है बेल कर्व की बजाय जो है फ्लैटन जितना कर सकें उतना ही बेहतर होगा। उसी की वजह से जो है कंज्यूमर को गर्मियों में दूध अच्छी क्वालिटी का मिलता भी नहीं है, महंगा मिलता है, जबकि सर्दियों में फार्मर के पास जब दूध अवेलेबल होता है तो उतनी डिमांड नहीं होती।
तो हमें इसको जो, और उसकी बहुत बड़ी रीजन जो है वो एक वन ऑफ द की रीजन जो है चारे की अवेलेबिलिटी है, बॉर्डर की अवेलेबिलिटी है। दी अदर्स आल्सो इंक्लूड के कार्विंग हमारा जो है वो सिस्टम किस तरह से है, सो इसको बेहतर करने की जरूरत है। अदरवाइज हमें, या फिर हमें दूसरे एंड के ऊपर करने की जरूरत है कि हम जो जब फ्लश पे हो मिल्क को प्रिजर्व कर सकें, मिल्क पाउडर बना सकें और सब्सिक्वेंटली हम उसको यूज कर सकें, ताकि जो है ये लॉसेज ना हो। आपने पहले, मैंने आपको बताया भी है कि 15% पाकिस्तान में मिल्क लॉसेज हैं, जो जिसका एक्चुअल जो है उसकी अगर हम रुपीज के अंदर कन्वर्ट करें तो 450 बिलियन रुपीज का हम दूध लॉस कर देते हैं। और ये जो है जो जो कि फार्म से प्रोड्यूस होता है, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। तो बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि हम जो फ्लश के अंदर जब अवेलेबिलिटी होती है उस तरह से डिमांड नहीं है, और जब डिमांड नहीं है उस टाइम पे अवेलेबिलिटी है। सो ये दोनों इश्यूज हमारे साथ चलते हैं। तो ये उसके साथ जो है वो फीडिंग मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन से रेलिवेंट, इसका रेलिवेंसी बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जेनेटिक पूल पोटेंशियल एनहांसमेंट की जरूरत है। डेयरी हब स्मॉल में भी छोटा बनाया जाए, जहां के ऊपर सारे के सारे रिसोर्स को पूल किया जाए, हाई क्वालिटी एनिमल्स हों, हाई एंड टेक्नोलॉजी मौजूद हो, प्रॉपर मैकेनाइजेशन हो, चिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिल्क प्रोसेसिंग ऑन स्पॉट हो, और उसको, तो हमें एक डेयरी हब बनाने की जरूरत है जहां के ऊपर सारी ये तमाम स्टेक होल्डर जो है वो यहाँ के ऊपर चिप इन कर सकें, और वहां से फिर हम जो है, और वहां के जो उसकी लर्निंग है उसको फिर हम दूसरी जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकें। सो वी हैव हब्स जहां के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जहां के ऊपर इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, जहां पे फीडिंग का मसला नहीं है, जहां पे न्यूट्रिशन का मसला नहीं है, जहां पे हेल्थ के इश्यूज नहीं है, और वो और लो प्रोडक्ट जो कास्ट प्रोडक्शन है और हाई प्रोडक्टिविटी है, और उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो हमें, सो इसी तरह से हमें छोटे डेयरी हब बनाने पड़ेंगे, जो कि एक्चुअली जहां से फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, और जहां से फार्मर को लेके आए और उनको भी ट्रेन करें, और इसको, इस नॉलेज को फिर ट्रांसफर किया जा सके। कोल्ड सप्लाई चेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिल्क जो है वो बड़ी जल्दी स्पॉइल हो जाता है अगर फॉर फार्मल कोल्ड सप्लाई चेन इस पे काम नहीं करेंगे, तो ना ही मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और ना ही हम कंज्यूमर तक सेफ और न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल मिल्क पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कोल्ड सप्लाई चेन का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज करने की भी जरूरत है, और उसको गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है, और प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की बड़ी जरूरत है उसमें। देन जो है वो अभी भी हम एक मिल्क पे बैठे हुए हैं, और दुनिया के अंदर अगर देखें तो इवन 2000 से ज्यादा तो चीज की वैरायटीज हैं जो कि कमर्शियली बेची जा रही हैं। तो आज भी हम सिर्फ दूध के ऊपर हैं। सो हमें पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिशन को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, नॉट ओनली फॉर लोकल कंजम्पशन बट आल्सो फॉर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। सो यू नीड टू प्रोड्यूस चीज, यू नीड टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ योगर्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। मिल्क के अंदर देखें, उसमें से लोग लेक्टोफेरिन सेपरेट करके अलहदा बेच रहे हैं, लैक्टोज जो है उसमें वे अलहदा से बेची जा रही है, केजिनेट्स अलहदा से बेचे जा रहे हैं। तो जब जितने जो है 1 लीटर आप मिल्क को अगर उसको ठीक तरीके से वैल्यू ऐड कर लें, तो अगर वो 100 रुपए का दूध है तो वो उसको 300-400 रुपए में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसको कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है अगर हम वैल्यू एडिशन पे चले जाए, और कितना बड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है अगर हम इसको। तो ऑफ कोर्स उसके लिए इनोवेटिव कल्चर चाहिए, उसके लिए इनोवेशन चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां के ऊपर हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस प्रोड्यूस कर सके, और फिर एक्सपोर्टेबल सरप्लस को हम वैल्यू ऐड कर सकें, और फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करें और एक्सपोर्ट करें, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इनफ्लो हो पैसे का पाकिस्तान में, जिसको फिर फार्मर की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सके। टर्किश मॉडल है छोटा सा, जिसको हम यूज कर सकते हैं। लाइक उन्होंने क्या किया, वहां के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान जैसे हालात थे, लो प्रोडक्टिविटी थी और इसी किस्म की इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेजिस्लेशन में पूरी सपोर्ट की। उन्होंने गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे सपोर्ट कर सकती है, ड्यूटीज में सपोर्ट की, वैट में सपोर्ट की, इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस की, इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, इंटरेस्ट रेट सपोर्ट दी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काओ इंपोर्ट्स की, गुड क्वालिटी जो ब्रीड थी उनको इंपोर्ट किया, फीड और अप्रोप्रिएट जो है उसको पूरा। सो जो हमने पहले बातें की हैं उन्होंने एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया, और विद इन 10 years क्या हुआ,
107% जो है परसेंट इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गई। सो इसका मतलब ये है कि आप डबल कर लिया आपने मिल्क प्रोडक्शन को। यील्ड पर कहो क्या हुई 67%। तो पहले वो अगर सो अंदाजा करें कि अगर हम 50% या 20% भी अगर मिल्क यील्ड को इंक्रीज कर सकें तो कितना ज्यादा जो है पाकिस्तान के जितना हमारे पास मिल्क है तो हम कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। 6% लार्ज फार्म में इंक्रीज हुआ। 90% एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो इंक्रीज हुआ। 60% जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन हुई और खास तौर पे फार्मिंग कम्युनिटी में और उनकी लाइवलीहुड्स बेहतर हुई। 300% जो है वो टैक्सेबल गेन हुआ। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्सेस भी चाहिए। और लेकिन ये तो थे जो इकोनॉमिक साइड के ऊपर, लेकिन हेल्थ साइड पे क्या इम्पैक्ट हुआ? 33% ब्रूसेलोसिस के केसेस कम हुए। 18% ट्यूबरकुलोसिस के केसेस कम हुए। और आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्रूसेलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस के साथ तक ज्यादा है टाइम के ऊपर। ओवरऑल जो है वो माइक्रोबियल लोड कम हुआ। ब्रोकन हिप्स जो हैं वो 20% कम हुए। विटामिन बी डेफिशिएंसी 18% कम हुई। आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी 22%। तो हेल्थ आउटकम एक साइड के ऊपर और उसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक आउटकम दूसरी साइड के ऊपर, जस्ट बेसिक सा जो सपोर्ट के साथ। So thank you very much, जी। This was all from my side। और उसके बाद जो है वो अभी हम क्वेश्चन आंसर को, I hope it was not a long presentation, although I know it was a long presentation, but I think कि ये जो है वो आपके लिए काफी useful information है। Thank you। डॉक्टर नासिर साहब, थैंक यू फॉर सच नाइस प्रेजेंटेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर फान साहब से, हमारे डीन हैं, रजिस्ट्रार हैं, प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशमी साहब से, कि वो आपसे इस प्रेजेंटेशन डॉक्टर फान साहब प्लीज आपने माशाल्लाह पुरानी आप आ रहे हैं जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर हाशमी साहब से कि वो अपने पैनलिस्ट के बारे में भी कमेंट्स देना चाहें और डिस्कस करें रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन। There's some mic issue at डॉक्टर बेंट, हम उन्हें भी दोबारा ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसी प्रोस्पेक्ट्स में एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है उसमें सो फॉर इतना ब्लूम क्यों नहीं आया कि एक हम उसे, जैसे टर्किश मॉडल एक आ गया है, तो हम कौन सा ऐसा मॉडल अडॉप्ट करें या कौन से मॉडल पे हम फॉलो करें कि जिसकी वजह से हमारा सप्लाई चेन बेहतर हो जाए और लोग जो है फ्रॉम लूज मिल्क से जो है वो पैकेज मिल्क की तरफ चले। क्योंकि गवर्नमेंट काफी अब इसके ऊपर इनिशिएटिव्स ले रही है, काफी प्रमोशन भी कर रही है इसके लिए इनको लाने के लिए। फरहान, बड़ा राइट क्वेश्चन है। इशू ये है कि हम जिस सेक्टर को देखें, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इंटरनेट आईटी के अंदर भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, कार मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी इकोनॉमी जो कि रूरल बेस्ड है, जहाँ के ऊपर फार्मर्स जो कि फार्मर फोकस्ड है, तो जब तक हम जो है वो अपनी बेसिक्स के ऊपर और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर नहीं खेलेंगे तो हमें हमारे लिए मसला रहेगा। और जो मैंने आपको यहाँ के ऊपर पीछे बहुत सारे इनिशिएटिव बताए हैं, उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। सो बेसिक सी चीजें ठीक करने की वजह से बहुत सारा चीजें बेहतर हो सकती हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो उसकी सपोर्ट और गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट का फोकस जो है बड़ा जरूरी है। और उसके बाद जो है जब कंड्यूसिव पॉलिसीज बनती हैं, कंड्यूसिव स्ट्रेटजीज बनती हैं, जब उसके अप्रोप्रिएट रेगुलेशन होती है और उसके बाद जो है आप अपने यार्डस्टिक सेट करते हैं, होता यह है कि स्ट्रेटजीज बन जाती हैं, पॉलिसीज बन जाती हैं, लेकिन समहाउ हम ये सेट नहीं करते कि एक साल में हमें कहाँ पे होना है, 2 साल में कहाँ पे होना है, 3 साल में कहाँ पे होना है, और इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा और या इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन और आउटकम बेस्ड जब तक हम फोकस हमारा नहीं होगा और गवर्नमेंट उसको लीड नहीं करेगी और फिर उसके अंदर जो है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला के नहीं चलेगी तो ये इशू होगा। राइटली इस टाइम के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट समहाउ जो है मुझे अभी भी लगता है कि बहुत लैकिंग है फोकस
मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि तकरीबन कोई 388 बिलियन का जो है वो एग्रीकल्चर सपोर्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, उसमें सिर्फ 2 बिलियन सिर्फ लाइव स्टॉक के लिए, और वो भी उसके लिए शायद मीट के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए था, जिसको शायद बफलो काब्स को सेफ गार्ड करने के लिए या उसके मीट के लिए था, डेयरी के लिए था ही कुछ नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि जब तक गवर्नमेंट फोकस नहीं होगा और उसके अंदर जो है वो इंसेंटिवाइज उसको नहीं करेगी और पॉलिसीज और स्ट्रेटजी जब बनाएगी तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क नहीं बनाएगी और मॉनिटरिंग के लिए, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जो कुछ भी हो रहा है प्राइवेट सेक्टर लेड है, कंपनीज अपने एंड के ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं, बट समहाउ अभी तक उस तरह से गवर्नमेंट का फोकस इसमें नहीं आ सका। और जब तक ये नहीं आएगा, जब टर्किश में भी जो टर्न अराउंड हुआ तो वो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स थे, तो इस यहाँ के ऊपर भी गवर्नमेंट को लीड करना पड़ेगा, बट समहाउ जो है वो देन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, सब कुछ आएगा, और एनवायरनमेंट बड़ी कंड्यूसिव है और उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे फिगर्स बताए भी हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, फॉर द वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन। और आई होप कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन एक है स्टूडेंट इब्रार सदीक, ही इज आस्किंग कि पाकिस्तान में चीज प्रोडक्शन जो इतनी मैस लेवल पे क्यों नहीं हो रही हमारे अभी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा चीज प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोग इंडिजिनस जो है ऑफ कोर्स इट्स अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और जो है वो हमारे यहाँ पनीर वगैरह तो हम लोकल लेवल पे गांव में तो थोड़ा बहुत यूज करते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर उस तरह से डिमांड नहीं थी, वी वर नॉट अ चीज लविंग कंट्री। दूध और दही जो है वो बहुत हम कंज्यूम करते हैं, बट रिसेंटली पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा चीज की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और चीज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। तो एज डिमांड आती है तो फिर प्रोडक्शन साइड भी जो है उसको कैटर करती है। सो पाकिस्तान में भी अब ये पॉपुलर हो रहा है, बट समहाउ जो है वो चीज के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट है जिसको टैप किया जा सकता है, और उसके नतीजे के अंदर वैल्यू एडिशन भी काफी मिल्क में हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है वो उस तरह से अभी काफी लोग कंज्यूम करना चाहिए। अभी आप जितने भी बड़ी मार्केट्स में जाएंगे, हाइपर मार्केट्स में जाएंगे, तो आपको चीज के वहाँ के ऊपर काफी वैरायटीज भी नजर आएंगी, बहुत सारे प्लेयर्स भी इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और ये पॉपुलर हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये पॉपुलर नहीं था तो उस वजह से जो है वो डिमांड नहीं इतनी ज्यादा नहीं थी, तो सप्लाई साइड भी उसी तरह से एग्जैक्टली। ओके डॉक्टर साहब, एक मेरे एंड से क्वेश्चन है कि छोटा सा ये है कि जैसे फिजलैंड कैंपेना है एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड, ये पॉलिसी मेकिंग में भी काफी रोल प्ले कर रहा है, आपका जो है इंस्टीट्यूशनल जो ग्रोथ है और हमारा जो यहाँ पर फार्मर्स की जो उनकी एजुकेशन उसको भी काफी काम कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ जो है इनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टूडेंट्स की, इनके लिए हमें जो है एंग्रो पाकिस्तान की तरफ से क्या हमें फिजलैंड कैंपेन सपोर्ट दे रहा है अक्रॉस पाकिस्तान है? फरहान, अब फ्रीजन कैंपेना जो है वो फार्मर के साथ काफी सारा काम करती है। वी वर्क विद स्टेक होल्डर्स, हमने यूएसएड के साथ काम किया है, हमने बहुत सारी आईएनजीओ के साथ काम किया है, और हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके अंदर फार्मर की ट्रेनिंग तकरीबन हम 1.2 मिलियन फार्मर्स को अभी तक ट्रेन कर चुके हुए हैं। हमने 25,000 प्लस जो है वो वीमेन को वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में, जिसमें हमें कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था कॉमनवेल्थ की तरफ से, जिसमें हमने एक्चुअली फोकस किया। हमें अंदाजा ये हुआ कि अगर पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर को ग्रो करना है तो वीमेन को फोकस करें, क्योंकि खवातीन ही काम करती हैं, वही चारा काटती हैं, गांव में वही दूध लेती हैं, वही सब कुछ करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पैसा है उसकी पॉकेट में नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से उसके लिए इंसेंटिव कोई नहीं होता। जबकि जो मेल हैं वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पैसा वहां पे जा रहा है। तो हमने जब उन्हीं के साथ काम किया, एक प्रोजेक्ट हमने किया था, सो हमने वीमेन को फोकस किया और उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग की, उनकी एजुकेशन की, उनको एनुअल उनकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तक एक्सेस दी। तो जिसके नतीजे में कुछ 25,000 हमने रूरल सिंध में और पंजाब के अंदर जो सदर्न पंजाब है वहां के ऊपर वीमेन को ट्रेन किया, और वो कुछ अरसे के बाद जो है वो 60 से 70 हजार रुपए कमा रही थी। उनके नाम के डायरेक्ट अकाउंट खोले, उन्हीं को पैसे जाते थे, उन्हीं के नाम के काम थे। तो जिसके नतीजे में हुआ ये कि एक तो वहां के ऊपर उनकी ना सिर्फ वो खवातीन का जो है वो लाइफस्टाइल, बल्कि उनकी एम्पावरमेंट हुई, उनको घरों में ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाने लगा, वो कमाने लग गई थी, तो अब उनकी बात की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई।
उनकी बच्चियों की शादी उनकी मर्जी से होने लग गई, उनके बच्चे जो है स्कूल में जाने लग गए, उनके बच्चों को वैक्सीनेशन होना शुरू हो गई, उसको बेहतर पता था क्योंकि औरतें जो है वो अपने बच्चों की बड़े ख्याल करती हैं। सो इस तरह से हमने वीमेन के साथ भी काफी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, हमने फार्मर्स के साथ भी हम उनको फाइनेंस की एक्सेसिबिलिटी, काउस की सब्सिडी भी देते हैं। इसी तरह से हम जो है वो परचेज करने के लिए भी कुछ हमने बैंक्स के साथ मुआहदे किए हुए हैं। इसी तरह से हम जो है वो कोई मिल्क एडवांस की ऑप्शन भी हम फार्मर्स को देते हैं। फिर हम जो है वो काउ परचेज करने के लिए लोन भी देते हैं। सो देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि हम डेयरी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जहां से हम जो है वो लोगों की फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना चाह रहे हैं। बट आप अंदाजा करें कि हमने कोई 70 के करीब फार्म सेलेक्ट किए, वहां के ऊपर 4-4.5 लीटर उनकी मिल्क यील्ड थी, जो कि 13 लीटर प्लस हो गई विद इन 1 ईयर। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से जो है जो स्मॉल फार्मर्स के साथ जिन फार्मर के साथ हम काम करते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में 3-4% ग्रोथ है। जिन फार्मर के साथ हम काम कर रहे हैं मिनिमम 10% ग्रोथ है। सो मल्टीप्लायर है। तो इसी तरह से बहुत सारे, और इसी तरह फॉडर प्रिजर्वेशन में, साइलेज मेकिंग में हम ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, बल्कि हम जो है वो उनको बैंक्स के साथ भी इन्वॉल्व करते हैं, खुद से भी कुछ सब्सिडीज देते हैं। इसी तरह से हम न्यूट्रिशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम करते हैं। एजुकेशन के साथ हमने PCSI के साथ भी हमारा MOU था, यूएस के साथ भी था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी था। बट दिस ईयर ड्यू टू पेंडेमिक जो है वो हम बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी तक जो है हमने इंटर्नशिप भी स्टार्ट नहीं की है क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं। गोइंग फॉरवर्ड यस वी नो के जो टेक्निकल रिसोर्स है वो यूनिवर्सिटीज में बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा और भी इशू है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था, आपको पता है कि मैं भी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो मैं MSc की, MPhil किया, PhD की, और PhD करने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने डेयरी इंडस्ट्री कभी देखी नहीं थी, मैंने काम ही नहीं किया था। हमारे यहाँ आज भी जो है वो फूड इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि वो जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। वो जो बिजनेस एंगल होता है, बिजनेस सेंस होती है, वो हमारे टीचर्स में उस तरह से है ही नहीं, ना रिसर्चर में है। वो जो रिसर्च करते हैं उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट निकलती है उसके अंदर जो उसका बिजनेस केस ही नहीं बन सकता। इसी तरह से जो पढ़ा रहे होते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, वो वीडियोस देख के किया होता है, वो पूछ के, वो किताबों से पढ़ा रहे होते हैं, सेक्टर में कुछ और चल रहा होता है। सो एक हमारे लेवल के ऊपर हम ये समझते हैं कि जैसे स्टूडेंट की इंटर्नशिप जरूरी है, इसी तरह से फैकल्टी और हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं इनके एक्सचेंज की भी जरूरत है। 2 महीने मैं, या 1 महीना या 2 वीक के लिए मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं, वहां के ऊपर जो है वो डेली को पढ़ाऊं और वो एक्चुअली बताऊं कि चैलेंजेस क्या हैं। इस तरह से आप 2 महीने के लिए हमारे प्लांट पे आए और एक्चुअली वहां पे काम करें, क्वालिटी देखें, प्रोडक्शन देखें, R&D कैसे होती है, फील्ड में क्या हो रहा है। तो आप जब 2 महीने के बाद वापस जाके पढ़ाएंगे, आप जो पढ़ाएंगे वो एक्चुअली सेक्टर ओरिएंटेड होगा और वो बहुत बेहतर होगा, रादर देन कि आप जो है सिर्फ PhD करने के बाद वहां पे करना शुरू कर देंगे, जो कि मेरे साथ होता था। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता था कि मैं जो इन बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, मैंने इंडस्ट्री में खुद काम किया नहीं, मैं तो मिल्क प्रोसेसिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इंडस्ट्री देखी नहीं है, मुझे क्या पता उसके चैलेंजेस का। मैं तो किताबी बातें बताऊंगा, और वो किताबी बातें भी कौन सी होंगी, वो हॉलैंड की होंगी, अमेरिका की होंगी, पाकिस्तान से रेलेवेंट होंगी नहीं। तो यस, हमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है, कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, हमें रिसर्च में कोलैबोरेट करने की जरूरत है, हमें जो है वो ट्रेनिंग के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग में कोलैबोरेट करने की जरूरत है। जहाँ के ऊपर यूनिवर्सिटी के टीचर जो है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है, स्टूडेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है, जो हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें वापस जाके आप लोगों को बताना है कि भाई कहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत है, कौन सा एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से सेक्टर ग्रो करे, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आए फील्ड के अंदर, अदर देन के जो है वो वहां के ऊपर रिसर्च की लैब की शेल्फ्स का हिस्सा बनता जाए। That was very comprehensive, Dr. साहब, and I hope कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो इसमें कवर हो चुके होंगे। I would request Dr. Adnan के please continue and invite Dr. Asghar Hashmi साहब for the final conclusion ceremony as well. असगर हाशमी साहब से सर, हम जो हमारे डीन भी हैं, नासिर भाई मैं आपको बता दूं, और हमारे रजिस्ट्रार भी हैं, वेरियस पोर्टफोलियो पे काम करें यूनिवर्सिटी के लिए। सर आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप काइंडली अपने कोई क्वेश्चंस हो, कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न हो, तो आप काइंडली डॉक्टर नासिर साहब से पूछ सकते हैं। ओवर टू यू असगर हाशमी साहब, प्लीज। अब इस बंदे को छुट्टी कटानी है, उसकी जगह बंदा लगाना है, ठीक है ना, रिप्लेस करना है। तो मैंने जो बेहतर गार्ड वही लगाना।
जी Assalamualaikum. जी मेरा ख्याल है असगर हाशमी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी आपसे जी डॉक्टर साहब। जी 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 सर, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने अच्छे तरीके से हमें बताया जो चैलेंजेस क्या हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट। तो आपका कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, तो ओवर टू यू सर प्लीज। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक ठीक है, हैं एवरीथिंग ओके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Wonderful. Thank you very much for giving very thought-provoking and very important webinar discussing very important issue of Pakistan, the dairy and challenges. So I have been throughout this discussion, and I have also gone through the slides and your information data. It's really very important for the policy makers and also for the relevant ministry as well, that we should think in this line, because million of liters is being produced, rather more than that, and that should be properly managed so that आई थिंक कोई कनेक्टिविटी का इशू है असगर हाशमी साहब की तरफ से। जी मेरा डॉक्टर अदनान साहब को आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो प्लीज अच्छा आप। नासिर भाई, मीनवाइल मेरा आपसे सिंपल एक डिस्कशन ये है कि अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें तो मिल्क सप्लाई चेन में वी आर बेसिकली फेसिंग टू टाइप ऑफ चैलेंजेस इन पाकिस्तान। फर्स्ट इज अबाउट द अडल्ट्रेशन, सेकंड one, the most importantly, are the spread of zoonotic diseases from the milk. So what should be the collective approach to eliminate these two major risk factors in the milk supply chain? One is the adulteration and other one is the spread of zoonotic disease from the milk in Pakistan. अदनान देखें, दुनिया के अंदर जो है जब शिकागो के अंदर 1908 के अंदर ये सप्लाई को बैन किया गया था लूज की, और उसकी रीजन ये नहीं थी कि शायद जो है वहां पे अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी। आज के दिन में भी देखें तो यूरोप में, अमेरिका के अंदर या जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वहां के ऊपर फूड में अडल्ट्रेशन का सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जानी होती है और इसके बारे में अडल्ट्रेशन तस्वुर ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जो फूड अडल्ट्रेशन है बहुत ज्यादा है, चाहे वो मिर्चें हों, चाहे वो मिल्क हो, चाहे कोई भी कमोडिटीज हो। मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन जो है वो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बिकॉज मिल्क इज कंप्लीट डाइट। इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी बड़ी जल्दी होती है। इसके अंदर जो है वो अडल्ट्रेशन, क्योंकि इसमें फैट भी है, इसमें वाटर भी है, सो फैट सॉल्युबल अडल्ट्रेशन भी हो जाती है, वाटर सॉल्युबल अडल्ट्रेशन भी हो जाती है, हर किस्म की अडल्ट्रेशन हो जाती है। और क्योंकि ये और वो कुछ अडल्ट्रेशन होती है जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होती है। कुछ अडल्ट्रेशन ये होती है क्योंकि वो दूध बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए कोई प्रिजर्वेटिव और फार्मलीन या इस तरह के और प्रिजर्वेटिव यूज किए जा सकते हैं। समटाइम वो खराब हो जाता है तो उसको जो है, क्योंकि वो आपको पता है कि वो खराब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही होती है, उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो एसिड प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है जिसके सावर हो जाता है। तो उसके अंदर जो है वो कास्टिक सोडा डाल देंगे या कोई अल्कली डाल देंगे, या जिसके नतीजे के अंदर जो है उसकी पीएच दोबारा से जो है वो ऊपर चली जाए, और जिसके नतीजे के अंदर जो है वो उसका एसिडिक कंटेंट कम होता है कि वो लॉन्गर माइक्रोबियल ग्रोथ इसमें हो रही है, लेकिन जो खराब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसके एसिड को बैलेंस कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। तो ये चीजें हैं क्योंकि जो सारी की सारी लिंक्ड है सप्लाई चेन के साथ। अगर दुनिया के अंदर जो है वो बैन हुआ है तो वो ये अडल्ट्रेशन को साइड पे रखते हैं। मसला ये है कि एक प्रोडक्ट है, आपको पता है कि 60% से ज्यादा जो डिजीजेस है, 65% वो ज़ूनोटिक के नेचर हैं। जितनी भी इमर्जिंग डिजीजेस हैं 60+% उसमें भी एनिमल से ज्यादा डिजीज आ रही हैं। और एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसफर कैसे होती हैं, वो या डायरेक्ट टच से हो सकती हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन से हो सकती हैं, या जो है मीट से हो सकती हैं, या मिल्क से हो सकती हैं।
अब मिल्क क्योंकि कंप्लीट सोर्स है, तो ये फार्म की जो इतनी भी डिजीजेस हैं वो अपने साथ जो है वो भी इसमें इसके जरिए पोटेंशियली आ सकती हैं। और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जितने हैंड चेंज करेगा, जितनी एनवायरनमेंट के जितनी घंटे ये ओपन चलता रहेगा उतने घंटे उतनी देर तक एनवायरनमेंट से भी इसमें कंटामिनेशन होती जाएगी और वो अल्टीमेटली आपके घर में पहुंचेगी। तो इसी को फोकस करते हुए दुनिया के अंदर आपको अंडे खुले मिलेंगे, दूध गोश्त खुला मिल जाएगा, सब्जियां सब कुछ मिलेगा। आप किसी मुल्क में, आपने भी ट्रैवल किया है अदनान, डॉक्टर फरहान साहब आपने भी किया है, और जितने आर्टिस्ट जितने भी ट्रैवल किया है, आपको खुला दूध मिलता ही नहीं है, सब कुछ मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसको मिल्किंग से पहले एनिमल की फीड अच्छी होना जरूरी है, और उसके बाद जब मिल्किंग हो जाए इस मिल्क को इमीडिएटली चिल करने की जरूरत है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो इसमें। और फिर चिलिंग के बाद इसको प्रोसेस करके पैक करने की जरूरत है ताकि और फिर उसको टेस्ट करें, वेरीफाई करें और फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तब अब जो है वो दूध तो उस कंज्यूमर को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जरासीम नहीं जा रहे हैं, उसके साथ कंटामिनेशन नहीं है, उसके साथ अडल्ट्रेशन नहीं है। और यही वे फॉरवर्ड है, दुनिया पूरी के अंदर यही वे फॉरवर्ड अडॉप्ट हुआ, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, चाहे कोई भी मुल्क है दुनिया का। 2-4 मुल्क हैं हमारे जैसे जहां के ऊपर कोई खुला दूध इस तरह से मिलता है। तो अच्छा, एक और बड़ी मिथ फैलाई जाती है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किसानों के खिलाफ हैं। भाई ये किसानों के खिलाफ कैसे हो गया? हम ये कह रहे हैं जो दूध है उसी को ही कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, जबकि स्टडीज ये कहती हैं कि 50% एडल्ट्रेटेड है, कंटेमिनेटेड है, दूध जो है वो फाल्सली मैन्युफैक्चर्ड है। तो असल में हम तो ये कह रहे हैं कि जो फार्मर का दूध है उसको किसान तक पहुंचना चाहिए, रादर देन जो दरमियान में जो बनता है वो किसानों तक पहुंचता रहे। तो ये जब हम फार्मल डेयरी सप्लाई चेन की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ही फार्मर है। सो फार्मर, अगर आपने फार्मर की लाइवलीहुड का है तो फिर भी आपको फार्मल डेयरी सप्लाई चेन डेवलप करनी है। अगर आपने जो है कंज्यूमर की हेल्थ को इंश्योर करना है तो फिर भी फार्मल डेयरी सप्लाई चेन इंश्योर करनी है। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो फिर भी आपको फार्मल डेयरी सप्लाई चेन चाहिए। अगर आपने इस दूध को जाया होने से बचाना है तो फिर भी फार्मल डेयरी वैल्यू चेन चाहिए। तो फार्मल डेयरी वैल्यू चेन का मतलब है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसके बाद प्रोसेसिंग चाहिए, और उसके बाद पैकेजिंग चाहिए, और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचना है। अब इसको कास्ट इफेक्टिव वे में पहुंचाना कैसे है, उसके लिए बहुत सारी सप्लाई चेन की इनोवेशंस हैं, दुनिया में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, जिसको देखा जा सकता है, जो कि कास्ट इफेक्टिव वे में ये सारा कुछ कर सकते हैं। बट लूज मिल्क इज नॉट एन ऑप्शन इन मॉडर्न वर्ल्ड। आज 21st सेंचुरी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, जबकि ये 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर बैन होना शुरू हो गया हुआ। अच्छा डॉक्टर नासिर साहब, मेरा एक और आपसे ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ए फार्मर्स बाय द फ्रीजलैंड कंपनियां फॉर म्यूचुअल पार्टनरशिप। और दूसरा इसी क्वेश्चन का पार्ट ये है कि क्या रेशो क्या है, आपके अपने फॉर्म्स भी हैं एंग्रो फ्रीजलैंड कंपनियां के जहां से आप मिल्क कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एंड व्हाट इज द रेशो और परसेंटेज ऑफ योर ओन milk collection for processing and at the farmer end for collection? Sir, please. देखिए मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ जो हैं वो अपने वो हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के अपने चैलेंजेस हो सकते हैं और अपना उनका इंटरेस्ट हो सकता है। फ्रीजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान बड़ी क्लियर है कि हमने अब बड़े 10 फार्मर्स के साथ काम करने के बजाय हमें छोटे फार्मर के साथ काम करना है। So while the players may be reducing their number of milk collection centers, हम अपने milk collection centers बढ़ा रहे हैं। अब मसला ये, हमारा एक बड़ा फार्म है में जो हम सप्लाई करता है, और उसमें 70,000 प्लस लीटर्स जो हैं वो मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं पर डे। इसी तरह से हमारे कुछ बड़े फार्मर्स हैं जिसमें बड़े नाम भी हैं, कॉर्पोरेट फार्म है जहां से हम मिल्क कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क आ रहा है वो स्मॉल फार्मर से आ रहा है। अब स्मॉल फार्मर जो है वो उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत है, उसको एजुकेशन की भी जरूरत है, उसको अवेयरनेस की भी जरूरत है, उसको वैक्सीनेशन की भी जरूरत है, उसको हेल्थ की अपने एनिमल की हेल्थ की भी जरूरत है। तो हमने किया क्या है, हमने वी हैव सेट अप ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो 30 प्लस हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनके नीचे और लोग हैं। फिर हमारे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेयरी डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं फार्मर्स के साथ। तो हमारे पास हमने 1500 से ज्यादा मिल्क कलेक्शन सेंटर लगाए हुए हैं। अब मसला ये है
कि दूध को मिल्किंग के बाद इसको इमीडिएटली चिल करने की जरूरत है। अब ये हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास 2 एनिमल्स हैं वो चिल्लर नहीं लगा सकता। तो हमने किया क्या है कि बजाय ये कि हम बड़े फार्मर के साथ काम करें या बड़े फार्मर्स करीब बनाएं, तो हमने छोटे फार्मर के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि इसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट होता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है, और उसके साथ साथ जो है वो हमें जो जो छोटा फार्मर है ये इसके साथ काम करना एक्चुअली सर्विंग द कम्युनिटी भी है। हमारे 1500 मिल्क कलेक्शन सेंटर है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये छोटे फार्मर्स होते हैं वहां के ऊपर जाके वहीं से हम जो है वो एक प्लेस को जो है वो रेंट आउट करते हैं, वहां के ऊपर चिल्लर लगाते हैं, वहां पे हम जनरेटर लगाते हैं, वहां के ऊपर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे बेसिक सी छोटी सी लैब लेके जाते हैं जो कि टेस्टिंग वेस्टिंग की होती है, वहीं का वो बंदा हायर करते हैं। उसके बाद करते क्या है कि हम वहां के ऊपर फार्मर अपना दूध लेके आता है, फार्मर को रजिस्टर करते हैं, वो अपने अकाउंट बनाते हैं जिनमें डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो हमारा 100% जो है वो कैश फ्री सिस्टम है। तो होता क्या है कि हम वो फार्मर उस गांव के उसके इर्द गिर्द 2 गांव के लोग दूध अपना इमीडिएटली मिल्किंग के बाद लेके आ रहे हैं। हमारा कट ऑफ टाइम होता है कि इस टाइम तक हम दूध लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। तो जैसे ही फार्मर मिल्किंग करता है तो इमीडिएटली दूध हमारे पास लेके आता है, हम उसको पैड ऐसा हम बेसिक टेस्टिंग करके उससे वो दूध लेते हैं और उसको चिलर में डाल देते हैं, वो चिल हो जाता है। और फिर हम उस चिल दूध को जो है फिर अपने एरिया से चिल्ड हालत में लेके आते हैं और फिर हम प्लांट पे लेके आते हैं और वहां प्रोसेस करते हैं। तो अब ये जो पूरा 1500 मिल्क कलेक्शन सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फोकस ही स्मॉल फार्मर को करके किया गया है। अब जब हम जहाँ पे बिजनेस ही शुरू करते हैं तो फिर हमारी वहां के ऊपर एक डेयरी डेवलपमेंट की टीम होती है जो कि उन फार्मर को एजुकेट करती है, उनकी ट्रेनिंग करती है, उनको अगर कहीं पे वैक्सीनेशन में मसला आ रहा है तो उनको इंश्योर करती है कि वैक्सीनेशन उनको प्रॉपर मिले, कहीं पे हेल्थ का इशू है तो खुद से भी उसको डील करते हैं, अगर उनको कहीं पे जो है वो हॉस्पिटल में रेफर करने की जरूरत है तो वो भी करते हैं। तो ये जब हम चिल्लर कहीं पे लेके जाते हैं जो कि 1500 है, तो हम सिर्फ चिल्लर लेके नहीं जा रहे होते, तो वहां के ऊपर हम पूरा का पूरा अपना डेयरी डेवलपमेंट का सिस्टम लेके चल रहे होते हैं। तो अभी तक हमने, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम तकरीबन 1.2 मिलियन फार्मर्स को वन वे और दी अदर ट्रेन कर चुके हुए हैं, और तकरीबन हम 2 लाख फार्मर से एनुअल बेसिस के ऊपर मिल्क कलेक्शन करते हैं, और किसी भी गिवन डे में हमारा कभी भी 50,000 से कम फार्मर से हम मिल्क कलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी एक पीछे फार्मर के साथ हमारी सप्लाई चेन कनेक्टेड होती है, जो कि एक्चुअली उन्हीं को सर्व कर रही होती है, और उनसे उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो दूध ले रही होती है, और उनको हेल्प कर रही होती है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अपना दूध बढ़ाने में, अफ्लाटॉक्सिन जो है फ्री दूध प्रोड्यूस करने में, और उसको इमीडिएटली चिल करके कंज्यूमर तक पहुंचाने में। अदरवाइज शायद ये दूध खराब हो जाता या किसी ग्वाले के हाथ चढ़ता तो वो शहर तक पहुंचते पहुंचते या तो उसमें अडल्ट्रेशन हो चुकी होती या फिर जो है वो जाया हो चुका होता। ओके डॉक्टर साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ आप बहुत सारी जगह पे पॉलिसी मेकिंग में भी अपने यहाँ किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान लेवल, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल चेन्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं। 2022 जुलाई में लूज मिल्क जो बैन हो जाएगा पाकिस्तान में, राइट? मेरा आपसे आपका टेक लेना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द एक्सेप्टेबिलिटी रेट in Pakistani nation regarding the Pasteurized Act? Secondly, is that after the Pasteurization Act is fully implemented in Pakistan, what and how it is affected the cost effectiveness of a common man? इसको ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल अब एक आम बंदा है, वो 20 रुपए का भी दूध ले रहा है, लेट्स सपोज 90 रुपए दूध मिल रहा है खुला, वो 30 का भी ले रहा है, 40 का। जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगी लूज मिल्क की, तो क्या उस सिनेरियो में एक आम कॉमन मैन की लाइफ पे कैसे इंपैक्ट करेगी ये चीज? अदनान, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, एक तो ये है कि वो मिनिमम पैस्चराइजेशन ला पाकिस्तान में नहीं, अभी पंजाब की हद तक जुरिस्डिक्शन में है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने पीएफए ने किया था, और वो पैस्चराइजेशन नहीं है, वो मिनिमम पैस्चराइजेशन है। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट उसको पैस्चराइज करना पड़ेगा। बाकी मुख्तलिफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर कर सकें, और उसकी पैकेजिंग भी डिफरेंट होती है। कुछ एसेप्टिक टेक्निक्स हैं, कुछ नॉन एसेप्टिक टेक्निक्स हैं, बट समहाउ that is a minimum pasteurization law, so the milk has to be at least pasteurized and packaged before it is conveyed to the consumer. दूसरा मैंने ये कहा था कि देखें, कंज्यूमर तक एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, तो हमें अवेयरनेस, यस ऑफ कोर्स अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो है वो पाकिस्तानी नेशन एज ए होल जो है वो शायद
दूध को उसी तरह से लेती है। देखिए कुछ अर्सा पहले तक रूरल इकोनॉमीज थी, वहीं पे दूध प्रोड्यूस होता था, वही फार्मर जो है उसको घर में इमीडिएटली 1 आध घंटे के अंदर अंदर उसको घर में ले आया जाता था, प्रोसेस कर लिया जाता था, यूज हो जाता था। जब से ये और फिर हमारे शहरों के, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक शहरों के अंदर भी एनिमल होते थे, गलियों में भैंसें बांधी होती थी, लेकिन वो फिर जो है वो गवर्नमेंट ने राइटली शहरों से एनिमल्स को बैन किया, और अब हुआ ये है कि अब वो एक, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसको जो कोप अप कर सके दुनिया के लेवल के ऊपर, वो ना लेजिस्लेशन की और ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और ना ही उसके सप्लाई चेन को डेवलप किया। So pasteurization is still legal pasteurization or formal dairy supply chain is still a very unknown commodity for most of the people. So इसके लिए एक awareness campaign बिल्कुल लॉन्च करने की जरूरत है कि ये क्यों जरूरी है। ये सेफ्टी के लिए जरूरी है, हेल्थ के जरूरी है, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है, और ये कंटेमिनेंट्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है, और ये ज़ूनोटिक डिजीजेस को सेपरेट करने के लिए जरूरी है, और ये इसके और वजह से पूरी दुनिया में है। तो इसके लिए कैंपेन और इंस्टीट्यूशन लाइक योर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अपने लोगों के जरिए भी अवेयरनेस सेशन भी करें, सेमिनार्स भी करें, कम्युनिटी तक पहुंचे, और गवर्नमेंट को भी इसकी पूरी डिमांड जनरेशन या अवेयरनेस के लिए कैंपेन लॉन्च करने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं वो बात करूंगा एज ए प्रोसेस, तो लोग कहेंगे कि इसका बेनिफिट है, वो क्या ये बात कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया पहले जा चुकी हुई है, और ये नोन फैक्ट है, और ये फैक्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कम्युनिटी के लिए नई चीज है। सो यू आर राइट, इसमें अवेयरनेस, एजुकेशन और उसकी जरूरत है। दूसरा आपका जो पार्ट था कि जब ये हो जाता है तो उसके बाद जो है वो एक तो प्राइस सेंसिटिविटी थी कि पाकिस्तान में लोगों के पास जो है वो शायद इतने पैसे नहीं है, और अगर हमारे यहाँ जो है वो शायद 0.4% जो है वो अपर मिडिल क्लास में है, और 18% जो है वो मिडिल क्लास में है, और 80% के करीब जो है वो लोग पुअर क्लास में है, और उनकी अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू है। सो प्रोसेसिंग की एक कास्ट है, पैकेजिंग की भी एक कास्ट है। सो अल्टीमेटली जो है ये दूध को कंज्यूमर तक कास्ट इफेक्टिव वे में पहुंचाना कैसे है। अदनान एक चीज तो ज़हन में ले लें कि आज भी जो कंज्यूमर को दूध मिल रहा है वो प्रोसेस दूध, और उस दूध की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अगर देख लिया जाए और सेफ्टी को कंपेयर कर लिया जाए तो उसको महंगा, खुला दूध उससे महंगा ही पड़ रहा है जो कि प्रोसेस और पैकेज हालत में मिल रहा है। वरना आप जो है वो मार्केट से सैम्पलिंग कीजिएगा, दोनों को टेस्ट कीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा। बट हैविंग सेड दिस, जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो अभी देखिए रिटेलर का एक मार्जिन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का एक मार्जिन होता है, पैकेजिंग का एक मार्जिन होता है, और उसके बाद सप्लाई का। जब ये सारी सप्लाई उसमें हो जाती है तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नतीजे में अगर आप 10 लाख लीटर प्रोसेस करके प्रोड्यूस करके कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, अगर आप 50 लाख कर रहे हैं, इसमें हेल ऑफ डिफरेंस है। तो अगर आप 150 में आज उस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचने में भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो हो सकता है कल 130 में उसी लेवल के ऊपर जो है वो आप कर रहे होंगे। तो इकोनॉमी, यस यू आर राइट, देयर विल फॉलो इनोवेशन इन प्रोसेसिंग, इनोवेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, कि ये जो है वो कंज्यूमर तक डायरेक्ट कैसे पहुंचना है ताकि मिनिमम कॉस्ट में लोगों तक पहुंचा जा सके। बट रेस्ट एश्योर्ड, मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इसके ऊपर बहुत आई नो देयर विल बी इम्पैक्ट ऑफ दिस, बट समहाउ मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट जो है वो इतना बड़ा होगा कि वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट कर देगा। बट समहाउ आई बिलीव कि इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स भी बेहतर होंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स भी बेहतर होंगे, और फार्मर के दूध के पैसे मिलेंगे रादर देन के दरमियान में जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर होके वो पैसे कमा रहा होता है। कंज्यूमर भी इफेक्ट हो रहा होता है, फार्मर भी इम्पैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि उसको पैसे पूरे नहीं मिल रहे होते, दरमियान में कहीं पे कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये जो फार्मल डेयरी वैल्यू चेन बनेगी, इससे पूरा पाकिस्तान इम्पैक्ट करेगा, फायदा हासिल करेगा। बट समहाउ हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की भी जरूरत है, बट एट द सेम टाइम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी जरूरत है जो कि इस सप्लाई चेन को सपोर्ट कर सके। जो 5 साल का टाइम दिया गया था, ये नहीं था कि 2017 या 2018 में लूज मिल्क सेफ था, 2022 में हम सेफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे, आज भी क्वेश्चन मार्क है, 2022 में भी क्वेश्चन मार्क होंगे। रीजन ये थी कि आप इमीडिएटली ये कर नहीं सकते। सो आपको एक लीड टाइम दिया गया था जिसके अंदर जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस एंड के ऊपर अभी बहुत काम नहीं हो रहा, और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो स्पीड स्लो रही तो शायद 2022 में इंप्लीमेंट करने में भी इश्यू हो सकते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, जो कि
फॉर्मल डेयरी सप्लाई चेन को सपोर्ट कर सके, वो उसकी ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने की और उसकी भी एक पूरी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि 2022 में ये हैपन हो सके। और आई डोंट सी मेजर डिफरेंस इन अफोर्डेबिलिटी इशू, बट समहाउ I see improvement in nutrition indicators. I can oversee, I can very much visualize कि उसके नतीजे हेल्थ इंडिकेटर कैसे बेहतर होंगे। I can very much visualize के जो उसके अंदर फार्मर की लाइवलीहुड कैसे बेहतर होगी। Thank you, Dr. Nasir Saab, for such an informative and important presentation, or I must say actually giving your a comprehensive view about the current situation and challenges of dairy industry in Pakistan. मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत मशकूर हूं, और अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे मैं आपको इनवाइट भी करता हूं, जैसे हम ये कोविड की सिचुएशन से निकलते हैं आप हमें विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारा सिटी है, उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बड़ी फैंटास्टिक है। हम ट्राईपॉड के ऊपर हैं, हम सिंध को भी टच कर रहे हैं, बलूचिस्तान को भी कर रहे हैं, और उसके अलावा ये एक पाकिस्तान का वाहिद सिटी है जो कि इंडस्ट्रियल भी है और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी भी है। तो माइट भी ये एक एफ्लुएंट हो सकता है आपके जो फर्दर आपकी जो फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट होने में, फर्दर इस चीज को आपके जो डेवलपमेंट में जो म्यूचुअल गोल्स हैं, म्यूचुअल पार्टनरशिप है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर द पोस्ट कोविड आप यहाँ पे आइएगा जरूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपनी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का, पर्टिकुलरली हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब का मशकूर हूँ, who is always being the driving force in such type of academic activities and always focus these type of issues regarding the community services and also sensitizing the people by dissemination the information, just like you have done at this online webinar. Thank you so much, Dr. Nasir Saab. Inshallah, see you later. Thank you all of the viewers. Inshallah, we will be come back with another this type of webinars very soon. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.